हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपकी मदद करूंगा इन स्कोरिंग वेल इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीकिंग टेस्ट। मैं आपको 7 ऐसे बड़े टिप्स दूंगा विच विल हेल्प यू इम्प्रेस द एग्जामिनर। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो बिफोर वी गेट टू द टिप्स, बिफोर वी गेट टू द जूसी पार्ट, हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है। फॉर स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू आईएलटीएस, व्हाट डज स्पीकिंग पार्ट 2 इन्वॉल्व? इसमें होता क्या है? सबसे पहले एग्जामिनर गिव्स यू अ क्यू कार्ड टू स्पीक ऑन। व्हाट इज अ क्यू कार्ड? क्यू कार्ड ये है जो इस समय आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देयर इज अ टॉपिक एंड देयर आर सम बुलेट पॉइंट्स, इन्हें हम प्रॉम्प्ट्स भी कह देते हैं। सो ये टॉपिक है, ये प्रॉम्प्ट्स है, इन पे आपने बोलना है। यू गेट 1 मिनट टू प्रिपेयर द कार्ड। 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आपको पेपर दिया जाएगा, पेंसिल दी जाएगी, आप नोट्स ले सकते हैं जिन्हें आप बाद में देख के बोल सकते हैं। आपको बोलना होगा पूरे 2 मिनट। दैट इज द टास्क। आप तब तक चुप नहीं हो सकते जब तक एग्जामिनर आपको चुप करने को कहता नहीं है। और 1 या 2 फॉलोअप क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं आफ्टर द क्यू कार्ड, रिलेटेड टू द क्यू कार्ड। कई बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कई बार 1 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन भी। इस पार्ट के बारे में माना जाता है कि ये सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट है। सबसे ज़्यादा चिंतित अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो पार्ट 2 के बारे में होते हैं। ये बात सच है कि बाय द टाइम दे गिव द एग्जाम और वो एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट पार्ट 3 फॉर डिफरेंट रीजन। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पार्ट 2 का लिया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट। अब चलते हैं टिप्स की तरफ। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कुछ भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन स्टोर इट इन योर मोबाइल, यू कैन शेयर इट। आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी तरफ ध्यान दें। जो बातें मैं कर रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनें। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1 ये है कि स्टार्ट विद अ पार्टिसिपल क्लॉज। पार्टिसिपल क्लॉज क्या है ये जानना आपके लिए पूरी तरह ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक क्यू कार्ड को आप कैसे पार्टिसिपल क्लॉज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, बीइंग अ डैश, कॉमा डैश। जो डैश के बाद वाला पार्ट है वो एक पूरा सेंटेंस, और बीइंग अ के साथ आपने अपनी पर्सनैलिटी का कोई ट्रेट जोड़ दिया जो क्यू कार्ड से रिलेटेड है। कन्फ्यूज्ड, राइट? तो मैं आपकी कन्फ्यूजन अभी रिजॉल्व करता हूँ। Look at this. Being an avid traveler, being a voracious reader, and कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आप कुछ भी लिखते रह सकते हैं। अच्छा, being an avid traveler कहाँ यूज़ करेंगे? इमेजिन कीजिए आपका क्यू कार्ड है, a trip you went on, तो आप क्या कहेंगे? Being an avid traveler, I have gone to many places in my country. However, today I would like to talk about, और फिर आप वो बात कर देंगे। यानी कि जिस क्यू कार्ड की आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी ट्रेट सोचिए और उसको पार्टिसिपल क्लॉज में रख दीजिए। बीइंग का मतलब क्या है? होने के नाते, होने के करके। बीइंग अ वोरेशियस रीडर होता है जो बहुत पढ़ता है। तो अगर आपको फेवरेट बुक वाला क्यू कार्ड आया हुआ है तो आप कह सकते हैं बीइंग अ वोरेशियस रीडर, आई हैव रेड मेनी बुक्स इन माई लाइफ बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ बुक आई रिसेंटली रेड। बाकी आप सियाने हैं, आप ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट सोच के रख सकते हैं पहले से क्यू कार्ड्स के लिए जो उनमें फिट आते हैं। बहुत बात आप नोटिस करेंगे कि ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, एक ही पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत सारे क्यू कार्ड्स में फिट आ जाता है। तो अगर मैं जाते जाते आपको एक पूरा इसका सैंपल देना चाहूँ तो इमेजिन कीजिए कि लेट्स से एक मुश्किल क्यू कार्ड टॉपिक है कि अ टाइम यू फॉरगॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो जो भूलता इंसान वो क्या होता है? भुलक्कड़। हम उसे कहते हैं फॉरगेटफुल या फॉरगेटफुल पर्सन। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? बीइंग अ फॉरगेटफुल पर्सन, आई हैव forgotten many important things in my life. Being a forgetful person, it is very common for me to lose things or to misplace things. And बाकी की कहानी आपको पता है। So starting the cue card with a participle clause, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आसान बहुत है, हाई लेवल बहुत मानी जाती है, इससे अच्छा कुछ फिर हो नहीं सकता। और शुरुआत है इसलिए इंप्रेशन पढ़ना है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर अडॉप्ट करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। टिप नंबर 2, टॉक इन अ सॉफ्ट टोन इन अ काम मैनर। बहुत बार क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जाके, क्योंकि शायद हम नर्वस होते हैं इसलिए या फॉर वॉट एवर रीज़न, बहुत सारे स्टूडेंट बड़ा हड़बड़ी में बोलते हैं। वो अपनी नॉर्मल वॉइस में भी नहीं बोल रहे होते जिस वॉइस में वो क्लासरूम के दौरान बोलते रहे हैं। तो आपको एक चीज़ खुद को रिमाइंड करके जाना है एग्जाम हॉल में कि यू विल टॉक इन अ सॉफ्ट टोन इन अ काम मैनर, यानी स्लोली, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना। अब आप सोचेंगे कि क्यों?
व्हाट्स द बेनिफिट? हियर इज द बेनिफिट। पहली चीज़, जब आप फास्ट या हरिड स्पीकिंग करते हैं तो आप नर्वस होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपके दिमाग को कहाँ से पता लगता है कि आप नर्वस हैं? और जब आपका दिमाग को थोड़ा सा भी पता लग जाए ना कि आप नर्वस हो, तो इट रैम्प्स अप द नर्वसनेस, वो नर्वसनेस और बढ़ा देता है, चाहे उसे कोई खतरा दिख रहा हो या नहीं। तो आपके आपके दिमाग के लिए क्या चीज़ संकेत हो सकती है कि आप नर्वस हैं? आपका तेज़ी से बोलना, हड़बड़ाहट में बोलना, ठीक, ये आपके कानों तक जाएगा और आपकी नर्वसनेस को एम्पलीफाई करेगा। और अगर आप नर्वस हो गए और आप सॉफ्ट टोन में बोलना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? आपके दिमाग को ये एक सूदिंग टच देगा, आपके दिमाग को लगेगा कि नहीं, घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो सॉफ्ट टोन में बोलिए, काम मैनर में बोलिए, इससे आप नर्वस कम होंगे। और दूसरा फ़ायदा, अगर आप सॉफ्ट टोन में बोलेंगे तो आपकी इंटोनेशन बेटर आएगी। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, इंटोनेशन क्या है? आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपको याद होगा। इसके बाद टिप नंबर 3, जस्ट अ सेकेंड, टिप नंबर 3, लर्न इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? लेट्स से कि आप कहना चाह रहे हैं कि उन दिनों में हमारा मुश्किल से गुजारा होता था, तो आप ये भी कह सकते हैं वी जस्ट अर्नड इनफ मनी टू सर्वाइव, ये भी ठीक है। लेकिन आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मेक एंड्स मीट भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोज डेज वी अर्न जस्ट इनफ टू मेक एंड्स मीट, ये मेक एंड्स मीट एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। अब मैं यहाँ पे आपको ये तो नहीं बता सकता कि इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिलेगी जिसमें मैंने 30-35 इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस डाले हुए हैं। व्हाट यू विल डू इज़ कि आप उनको नेट पे सर्च करेंगे, उनका मीनिंग जानेंगे और फिर एक सेंटेंस लिख के देखेंगे। उसके बाद से आपने आदत ये डाल लेनी है कि जब भी आप कोई क्यू कार्ड प्रिपेयर करें तो उसमें मौका तलाशें इन 30-35 कॉमन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करने का। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैंने कॉमन क्यों कहा और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस क्यों। देखिए, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस नेटिव स्पीकिंग का कैरेक्टर होते हैं, उसकी निशानी होते हैं। नॉन नेटिव स्पीकर्स बहुत कम इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, इसलिए आइल्स के अंदर इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को हाई लेवल माना जाता है। और मैंने कॉमन कहा तो इसका क्या मतलब है? कॉमन का मतलब है वैसे ईडियम सोचें जो लगभग हर क्यू कार्ड में आ जाएं। तो जो लिस्ट मैं आपको दूंगा 30-35 क्यू कार्ड्स की इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगी, वो वाले इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, आपको बड़े आसानी से उसको यूज़ करने के मौके मिलते रहेंगे। दे आर स्पेसिफिकली चोजन फॉर आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड्स, ठीक। टिप नंबर 4, नो हाउ टू यूज़ दैट 1 मिनट। तो जो आपको 1 मिनट प्रेपरेशन के लिए दिया जाएगा, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसको मिसयूज़ करते हैं। इफ़ यू कैन लर्न हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो कुछ डोंट्स और कुछ डूज मैं आपको दे रहा हूँ। डोंट मेक डायग्राम्स। तो कई बच्चों को आदत होती है फैंसी से डायग्राम्स बनाने शुरू कर देंगे, स्पाइडर डायग्राम्स, सर्कल डायग्राम्स। डोंट डू दैट। मेक लिस्ट्स। डायग्राम्स बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। देखिए, आपका जो ब्रेन है, इसके लिए लिस्ट्स को समझना सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है लिस्ट्स को समझना। स्पाइडर डायग्राम, सर्कल डायग्राम्स फैंसी ज़रूर होते हैं, बट दे डू नॉट रियली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। तो लिस्ट बनाएं, डोंट मेक डायग्राम्स। डोंट थिंक वोकैबुलरी, ग्रामर, लिंकिंग वर्ड्स, ऐसी चीज़ें मत सोचें उस 1 मिनट में। डू नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग ऑफ द परफेक्ट थिंग टू टॉक अबाउट। बहुत सारे बच्चे 20-25 सेकेंड इस पे गवा लेते हैं कि किस चीज़ की बात करूं, सही चीज़ क्या होगी बात करने की। यू कैनॉट अफोर्ड दैट, डोंट डू दैट। वट एवर कम्स टू योर माइंड, वट एवर इज़ द फर्स्ट थिंग, याद रखिए जो भी चीज़ पहली दिमाग में आ गई उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। वो थोड़ी ऑफ टॉपिक भी हो सकती है, याद रखिए स्पीकिंग के अंदर ऑन टॉपिक ऑफ टॉपिक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप रिलेटेड चीज़ पे बोल देते हैं, आपको गार्डन आया था आपने पार्क पे बोल दिया, आपको आया था कि अ टाइम यू स्टेड एट अ होटल, लेकिन आप कभी होटल में रहे नहीं, तो आपने बता दिया कि आप कैंप साइट पे रहे, कहीं घूमने गए। तो रिलेटेड चीज़ पे भी बोल सकते हैं। डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग ऑफ द परफेक्ट टॉपिक। डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेज और फ्रेजेस, लंबे लंबे सेंटेंसेज और फ्रेजेस ना लिखें, सिर्फ सिंगल वर्ड्स लिखें जिससे आपको याद रहे कि आपने किस चीज़ की बात करनी है। और नोट डाउन करना क्या है? नोट डाउन ओनली आइडियाज़। ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ नोट डाउन करने की कोशिश करें। The more ideas that you have, the less likely you are to struggle in that 2 minute. तो आइडियाज ही नोट डाउन करें, नथिंग एल्स।
टिप नंबर 5, कम प्रिपेयर्ड। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं जाके, जब आप इंटरव्यू रूम में बैठ गए हैं जाके, उससे पहले जो आपकी तैयारी है ना वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड पहुँचे होने चाहिए। तो इससे मेरा क्या मतलब है, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। तो गेट योर हैंड्स ऑन द लेटेस्ट आइल्स टॉपिक्स। पहली चीज़ तो आजकल आप सब बच्चों को पता है कि जो क्यू कार्ड्स हमें एग्ज़ाम में पूछे जाने होते हैं उनकी एक बुक हमें पहले ही मिल जाती है। एक वेबसाइट है मक्कड़ आइल्स, आप वो सर्च भी मार सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो भी क्यू कार्ड्स जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं वो मिल जाएंगे। 50-60 क्यू कार्ड्स होंगे। तो अगर वो आपको मिल जाएं तो आप पहले से अच्छी तैयारी कर सकते हैं उनके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रट्टा चढ़ा लेना चाहिए, बट अगर आपको आइडिया होगा कि आप हर क्यू कार्ड में किस चीज़ की बात कर सकते हैं, उसे स्टार्ट कैसे करेंगे, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन दीज डेज। और दूसरी चीज़, आप इस चीज़ को नोटिस करें कि जो क्यू कार्ड्स होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग वोकैबुलरी सोच लेना भी अच्छी आदत है। ये अलग अलग किस्में क्या हैं? पर्सन वाले क्यू कार्ड्स, प्लेस वाले क्यू कार्ड्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस वाले क्यू कार्ड्स, फ्यूचर वाले क्यू कार्ड्स, या आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में, डिज़ायर्स वाले क्यू कार्ड्स, ऑब्जेक्ट्स वाले क्यू कार्ड्स। तो ये 5 किस्में, और डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बारीकी से डिवाइड करते हैं, आप 8-9 किस्में भी बना सकते हैं। तो जितनी भी किस्में आप बनाते हैं उन हर किस्म के लिए 10-10 अच्छे वर्ड सोच लेना जो उनमें काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ऑब्जेक्ट वाला क्यू कार्ड है तो आप आर्टिफैक्ट वर्ड याद रख सकते हैं। कोई पुरानी कीमती चीज़ हो तो आर्टिफैक्ट है। आप सेंटिमेंटल वैल्यू एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में भी कह सकते हैं कि ये महंगी तो ज़्यादा नहीं है बट इट हैज़ अ सेंटिमेंटल वैल्यू। आप ये कह सकते हैं स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, वक्त बीतता गया लेकिन ये चीज़ ख़राब नहीं हुई। ठीक, माई ग्रैंड फादर्स लास्ट मेमोरी, किसी भी चीज़ के बारे में कह सकते हैं। तो आप ईच टॉपिक टाइप, क्यू कार्ड टाइप के हिसाब से वोकैबुलरी पहले से सोच के रख सकते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करके रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, तो इसके बाद टिप नंबर 6, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि द ओनली वे टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग इज़ टू सिट इन फ्रंट ऑफ एन एक्सपर्ट और उनको अपनी स्पीकिंग सुनाना, और वो आपको के फीडबैक देंगे एंड फिर आप उस पर मेहनत करोगे। लाजमी ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग। आपके अंदर आपका लेवल क्या है और आप क्या लेवल डिस्प्ले कर पाते हैं, इसमें हमेशा फ़र्क रहता है। ज़्यादातर हम जो अपना एक्चुअल लेवल होता है उसे 70-80% परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप खुद को रिकॉर्ड करके वापस सुनते हैं ना तो अपनी बहुत सारी गलतियां आप खुद नोटिस कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि किसी टीचर से भी ज़्यादा बेटर नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो जब आप खुद को सुनते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी की मिस्टेक्स, आप अपनी सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक्स पहचान पाते हैं। आप कहाँ पे क्या चीज़ भूले वो भी आपको पता होता है, और बहुत कुछ आप आपको सीखने को मिल सकता है। लास्ट टिप और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप, क्यू कार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? फ्लुएंसी। तो टिप नंबर 7 क्या होगा? फ्लुएंसी पे काम करें। व्हाट इज़ द सेकेंड पार्ट अबाउट? ये बाकी पार्ट से कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि आपको लंबा बोलना है। यू हैव टू स्पीक एट लेंथ, दैट इज़ द प्राइमरी थिंग बीइंग टेस्टेड। तो मैं आपको 4-5 मोटे मोटे टिप्स देता हूँ कि फ्लुएंसी को कैसे सुधारना है। टिप नंबर 1 इसमें, टिप नंबर 7 का पहला टिप, इम्प्रूव फ्लुएंसी थ्रू जैम टेक्निक। जैम टेक्निक क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, उसके अंदर डिटेल्स मैंने दी हुई हैं, या आप यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हैं। सर्च मारिए जैम टेक्निक, जो पहली वीडियो आती है उसे देख लीजिए। ये जो टेक्निक है, अगर आप इसको 15-20 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वैसे तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया, लेकिन मिनिमम 15-20 मिनट कर लेंगे, फ्लुएंसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 2 मिनट पूरे करना शुड नॉट बी एन इशू। दूसरी चीज़, फिक्स्ड फ्रेजेस सीखें। फिक्स्ड फ्रेजेस क्या होते हैं कि क्यू कार्ड्स के अंदर कुछ ऐसे फ्रेजेस हो सकते हैं जो हर क्यू कार्ड में यूज़ हो जाएं। मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि हमें पता है कि क्यू कार्ड के अंदर ये पूछा जाएगा कि ये कब की बात है, तो मैं कोई फिक्स लाइन याद करके रख सकता हूँ, जैसे कि आई डोंट क्वाइट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम दिस हैपेंड, बट इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, आई थिंक इट मस्ट हैव बीन बैक व्हेन आई वॉज 10 years old.
आई मस्ट हैव बीन इन दिस क्लास। आपने नोटिस किया होगा मैंने काफ़ी अच्छे वर्ड्स बीच में बोले। आई डोंट क्वाइट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही है। मस्ट हैव बीन, रहा होगा ये समय। तो ये एक फिक्स्ड फ्रेज है जो कहीं भी यूज़ हो सकता है जहाँ पे व्हेन की बात आ रही है। इसी तरह आप फीलिंग के लिए कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस याद रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली प्रॉम्प्ट अक्सर क्या होती है, बुलेट पॉइंट, कि व्हाट डू यू फील। तो अगर आप उस पर बोल रहे हैं तो आप फीलिंग के लिए कोई लाइंस याद कर लीजिए। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड फ्रेजेस का फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ ये आपको टाइम कवर करने में मदद करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कंटेंट ही नहीं होता, तो दे फिल दैट पार्ट अप। और दूसरा, हेल्प यू फील इन कंट्रोल। मान लीजिए, अच्छा होता क्या है कि कई बार हम नर्वस हो जाते हैं और फिर हम जब क्यू कार्ड बोलना स्टार्ट करते हैं हमें खुद नहीं पता लग रहा होता कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। हमें थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है। ये जो फिक्स्ड रटे रटाए फ्रेजेस होते हैं ये आपको वो रेस्ट का पीरियड प्रोवाइड करते हैं। यू गेट टू रीओरिएंट योरसेल्फ, आप खुद को संभाल पाते हैं उस टाइम में। इग्नोर बुलेट पॉइंट्स, गो इनटू डिटेल। जो बुलेट पॉइंट्स है ना, जो आपको दिए होते हैं क्यू कार्ड्स के नीचे, ये सिर्फ सजेशन होते हैं, इन पे बोलना ज़रूरी नहीं होता। इनफैक्ट सजेस्टेड ये है कि इन पे ना बोला जाए। तो अगर आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पे बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता आप 1 मिनट से ज़्यादा बोल पाएंगे किसी भी क्यू कार्ड पे। तो आपको बुलेट पॉइंट्स पे बोलते रहिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीज़ भी बोलें उसकी पूरी डिटेल में जाएं। तो लेट्स से अगर आप अपने होटल की विजिट बता रहे हैं और उसके अंदर मान लीजिए आपको प्रॉम्प्ट ये है कि आपको वहाँ के बारे में क्या पसंद आया, तो अगर आपने पहली चीज़ कह दी कि मुझे वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत पसंद आई, इमीडिएटली अगली चीज़ पे ना जाएं कि मुझे फिर ये चीज़ पसंद आई। नहीं, हॉस्पिटैलिटी वाले पॉइंट को एक्सटेंड करें, उसमें उसको डिटेल आउट करें। ठीक, बुलेट पॉइंट्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात आप कर रहे हैं उसकी डिटेल में जाएं, यू वुड बी मच बेटर। you will stand much greater chances of speaking the whole 2 minutes। ठीक, और लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट टिप, स्टोरीफाई योर रिस्पॉन्स। जब भी हम कहानी के तौर पे किसी चीज़ को बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमें याद ज़्यादा रहती है, और हम बोलते हैं तो हमारे लिए बोलते रहना आसान होता है। कोशिश कीजिए कि जितने भी क्यू कार्ड आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको कहानी के रूप में प्रिपेयर करें। तो अगर पर्सन वाला क्यू कार्ड है तो उसको पर्सन डायरेक्टली डिस्क्राइब करने की बजाय उसको क्रोनोलॉजिकल बना लें कि सबसे पहले आप तब मिले थे, शुरुआत में आपकी बनती नहीं थी, पर धीरे धीरे जब आपने एक दूसरे को जाना तो आप उसे समझने लगे, आपको पता लगा कि वो ऐसा इंसान है, ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पे उसने आपकी हेल्प की, स्टोरी बन गई ना। अच्छा, इसी तरह आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने स्टोरी बना दी, ऑब्जेक्ट वाले क्यू कार्ड में क्या होगा? मान लीजिए ऑब्जेक्ट के अंदर ये आ गया कि आपके घर में आपकी फेवरेट चीज़ क्या है। तो मान लीजिए मैं अपने ग्रैंडफादर की वॉच डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कहानी बन सकती है डेफिनेटली। आप कह सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को मुझे कभी देखने का मौका तो नहीं मिला, बट मेरे जन्म से पहले वो ये घड़ी दे गए थे और उन्होंने कहा था कि ये मेरे ग्रैंडसन को गिफ्ट की जाए। तो जब मुझे याद है कि जब मैं 6 साल का हुआ, मेरा 6th बर्थडे था, तब ये घड़ी मुझे दी गई। तब मैं बच्चा था तो मैं इसकी वैल्यू नहीं समझ सकता था। इनफैक्ट मैंने रोना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्या पुरानी सी घड़ी मुझे दे दी। एंड आगे आपकी कहानी चलती रहेगी, आप समझ गए होंगे, है ना। तो स्टोरी के तौर पे क्यू कार्ड्स को डेवलप करने की आदत डालें, आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी कंटेंट की। याद रखिए ये ऐसे नहीं लिखा जा रहा कि कुछ ऑन टॉपिक हो जाएगा, ऑफ टॉपिक हो जाएगा। दिस इज़ अ क्यू कार्ड। स्पीकिंग के अंदर कोई ऑन टॉपिक ऑफ टॉपिक का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, अच्छा, तो जैसा कि मैंने कहा, जो कुछ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसमें से कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस मैंने कहे थे, और ये सारी चीज़ें जो आपने इस समय स्क्रीन पे देखी, इसकी PDF फाइल जो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, टाइम टू टाइम विजिट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल की भी हेल्प करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप फ्यूचर की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा दें।